अगर आज रात ठीक 3 बजे आपका फोन बजे और स्क्रीन पर उस इंसान का नाम दिखाई दे जिसकी मौत को 10 साल हो चुके हैं, तो क्या कॉल उठाएंगे? जरा सोचिए। गहरी रात है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। आप अचानक नींद से जागते हैं क्योंकि आपका फोन लगातार बज रहा है। आप स्क्रीन की तरफ देखते हैं और अगले ही पल आपकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि कॉल उसी दोस्त की है जिसे आपने 10 साल पहले अपने हाथों से दफनाया था। पहले आपको लगता है कि ये कोई मजाक है, फिर कॉल दोबारा आती है और इस बार दूसरी तरफ से वही आवाज सुनाई देती है, मुझे ढूंढो। बस इतना कहकर कॉल कट जाती है। लेकिन असली डर यहां से शुरू होता है, क्योंकि अगली सुबह आपको पता चलता है कि जिस नंबर से कॉल आई थी वो 10 साल से बंद पड़ा है। तो फिर फोन किसने किया? कोई इंसान, कोई साजिश, या फिर कोई ऐसा जो मरने के बाद भी एक अधूरा सच दुनिया के सामने लाना चाहता है? आज की कहानी सिर्फ एक भूतिया कॉल की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे रहस्य की कहानी है जिसे 10 साल तक अंधेरे में छुपा कर रखा गया, और जब सच सामने आया तो लोगों को भूतों से नहीं, जिंदा इंसानों से डर लगने लगा। लेकिन सावधान, कहानी का आखिरी मोड़ आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा, क्योंकि कभी कभी सबसे डरावनी आवाज किसी भूत की नहीं होती, बल्कि उस इंसान की होती है जिसे दुनिया 10 साल पहले मर चुका मान चुकी होती है। रात के ठीक 3 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बादल इस तरह गरज रहे थे जैसे किसी अनजाने खतरे की चेतावनी दे रहे हों। पूरे शहर पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन उसी सन्नाटे के बीच अचानक एक मोबाइल फोन बज उठा। तर 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 आवाज इतनी अचानक थी कि आदित्य की नींद एक झटके में खुल गई। उसने आधी नींद में फोन उठाया और स्क्रीन की ओर देखा। अगले ही पल उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था उसे देखकर उसका खून जम गया। स्क्रीन पर लिखा था, रोहित कॉलिंग। आदित्य के हाथ कांपने लगे, क्योंकि रोहित उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था और रोहित की मौत आज से ठीक 10 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो चुकी थी। कुछ सेकंड तक आदित्य स्क्रीन को घूरता रहा। उसे लगा शायद वो सपना देख रहा है, लेकिन फोन लगातार बज रहा था। आखिर उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव कर ली। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक केवल खामोशी रही, फिर बहुत धीमी और टूटी हुई आवाज सुनाई दी। आदित्य के हाथ से फोन लगभग छूट गया। वो आवाज रोहित की ही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसे 10 साल पहले याद थी। लेकिन उस आवाज में कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, या किसी गहरी सुरंग के अंदर से। आदित्य घबराकर बोला, कौन? दूसरी तरफ से फिर वही आवाज आई, मुझे ढूंढो। और कॉल कट गई। आदित्य का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने तुरंत कॉल लॉग चेक किया। नंबर वही था जो कभी रोहित इस्तेमाल करता था, लेकिन यह असंभव था। रोहित मर चुका था। अगले दिन आदित्य खुद को समझाता रहा कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन रात 3 बजे फिर वही कॉल आया। इस बार स्क्रीन पर फिर वही नाम चमक रहा था, रोहित कॉलिंग। आदित्य का डर अब जिज्ञासा में बदल रहा था। उसने तुरंत कॉल उठाई। दूसरी तरफ से केवल भारी सांसों की आवाज आ रही थी। फिर अचानक रोहित की आवाज सुनाई दी, वो मुझे देखने आ रहा है। आदित्य चीख पड़ा, कौन? लेकिन कॉल फिर कट गई। अब मामला केवल डर का नहीं था, कुछ तो ऐसा था जो समझ से बाहर था। अगले दिन आदित्य ने रोहित के पुराने घर जाने का फैसला किया। 10 साल से वो घर लगभग खाली पड़ा था। रोहित के माता पिता शहर छोड़कर जा चुके थे। जब आदित्य वहां पहुंचा तो उसने देखा कि घर की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। दीवारों पर दरारें थी, खिड़कियां टूटी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि घर के अंदर किसी के चलने के ताजा निशान दिखाई दे रहे थे।
जबकि वहां कोई रहता ही नहीं था। आदित्य धीरे धीरे अंदर गया। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। तभी उसे रोहित के पुराने कमरे में एक फोटो फ्रेम दिखाई दिया। उसमें दोनों दोस्तों की बचपन की तस्वीर लगी थी। लेकिन जैसे ही उसने तस्वीर उठाई, उसके पीछे एक मुड़ा हुआ कागज गिरा। कागज पर केवल एक लाइन लिखी थी, अगर तुम्हें यह मिले तो स्टेशन रोड वाले पुल पर मत जाना। आदित्य का दिल बैठ गया, क्योंकि वही पुल था जहां 10 साल पहले रोहित का एक्सीडेंट हुआ था। उस रात फिर 3 बजे फोन बजा। इस बार आदित्य पहले से तैयार था। उसने तुरंत कॉल उठाई। दूसरी तरफ से रोहित की आवाज आई, तुमने कागज पढ़ लिया? आदित्य की रूह कांप गई। उसने धीमी आवाज में पूछा, रोहित तुम हो कौन? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर रोहित बोला, जिसे सब दुर्घटना समझते हैं, वो दुर्घटना नहीं थी। और कॉल कट गई। आदित्य अब पूरी तरह इस रहस्य में फंस चुका था। क्या रोहित की मौत वास्तव में हादसा नहीं थी? अगर नहीं, तो फिर उसके साथ क्या हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर रोहित मर चुका था, तो हर रात 3 बजे फोन कौन कर रहा था? अगले दिन आदित्य सीधे स्टेशन रोड वाले पुल पर पहुंचा। वही पुल जहां 10 साल पहले रोहित की कार खाई में गिरी थी। उसने पुल के नीचे उतरना शुरू किया। बारिश के कारण मिट्टी गीली थी। तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। कीचड़ में आधा दबा हुआ एक पुराना मोबाइल फोन पड़ा था और उसकी स्क्रीन पर हल्की रोशनी चमक रही थी। स्क्रीन पर लिखा था, एक अनरेड वॉइसमेल, भेजने वाले का नाम रोहित। और वो वॉइसमेल ठीक 10 साल पुराना था। अर्जुन कुछ क्षणों तक उस पुराने मोबाइल को घूरता रहा। बारिश की बूंदें स्क्रीन पर गिर रही थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि 10 साल पुराना फोन अब भी चालू था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कांपते हाथों से उसने वॉइसमेल प्ले किया। कुछ सेकंड तक केवल खरखराहट सुनाई दी। फिर अचानक रोहित की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, अगर कोई ये संदेश सुन रहा है तो समझ लो कि मेरे साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। ये एक्सीडेंट नहीं होगा। अगले ही पल किसी दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज आई। फिर रोहित तेजी से फुसफुसाया, वो लोग मुझे ढूंढ चुके हैं। और रिकॉर्डिंग अचानक खत्म हो गई। अर्जुन का दिमाग सुन पड़ गया। वो लोग? कौन लोग? और अगर रोहित को पहले से पता था कि उसके साथ कुछ होने वाला है, तो उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया? सवाल बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं थे। उसी समय उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। रात के ठीक 3 बजे थे। स्क्रीन पर फिर वही नाम चमक रहा था, रोहित कॉलिंग। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत कॉल रिसीव की। इस बार दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी, केवल किसी भारी चीज को घसीटे जाने की आवाज आ रही थी। गर गर गर। फिर अचानक एक टूटी हुई आवाज सुनाई दी, तहखाना। और कॉल कट गया। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। तहखाना? लेकिन किसका तहखाना? तभी उसे याद आया कि रोहित के पुराने घर में एक बंद स्टोर रूम था, जहां बचपन में जाने की मनाही थी। अगले ही दिन वो फिर उस जर्जर घर पहुंचा। इस बार उसका डर उसके सवालों से छोटा पड़ चुका था। उसने पूरे घर की तलाशी शुरू कर दी। घंटों खोजने के बाद उसे स्टोर रूम के नीचे लकड़ी का एक छिपा हुआ दरवाजा मिला, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छुपाया हो। अर्जुन ने भारी सांस लेते हुए उसे खोला। नीचे अंधेरा था। सीढ़ियां बहुत पुरानी थी। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। नीचे पहुंचते ही उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने कमरे पर पड़ी। कमरे की दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। बीच में एक लोहे की अलमारी रखी थी और अलमारी के ऊपर धूल से ढकी एक तस्वीर। अर्जुन ने तस्वीर उठाई। उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। तस्वीर में रोहित था, लेकिन उसके साथ 3 और लोग खड़े थे। उनमें से एक चेहरा अर्जुन पहचानता था। वो शहर का एक मशहूर कारोबारी था, जो आज करोड़पति बन चुका था।
लेकिन 10 साल पहले वो एक साधारण आदमी था। अर्जुन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अलमारी खोली, अंदर दर्जनों फाइलें रखी थी और उन्हीं फाइलों के बीच उसे एक डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर रोहित की लिखावट थी, अगर मैं मर जाऊं तो इसका मतलब है कि सच बहुत खतरनाक था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने तेजी से पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी में लिखा था कि रोहित ने 10 साल पहले एक ऐसे राज का पता लगाया था जो कई प्रभावशाली लोगों को बर्बाद कर सकता था। उसने कुछ ऐसे दस्तावेज खोज लिए थे जो करोड़ों की धोखाधड़ी और कई रहस्यमयी मौतों से जुड़े थे। लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब पहुंच रहा था, उसे धमकियां मिलने लगी थी। आखिरी पन्ने पर केवल एक लाइन लिखी थी, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझ लेना कि दुर्घटना सिर्फ एक कहानी है। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गई। तभी तहखाने के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। कोई ऊपर घर के अंदर था। अर्जुन तुरंत चुप हो गया। आवाज धीरे धीरे सीढ़ियों के पास आकर रुक गई। फिर पूरा सन्नाटा छा गया, इतना गहरा सन्नाटा कि उसे अपनी सांसें भी भारी लगने लगी। लेकिन अगले ही पल उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। भेजने वाले का नाम देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैसेज रोहित के नंबर से आया था। उसमें केवल एक लाइन लिखी थी, अब उन्हें पता चल गया है कि तुम सच के करीब पहुंच चुके हो। और उसी क्षण तहखाने की लाइट अपने आप बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि शायद ये केवल किसी मरे हुए दोस्त का रहस्य नहीं था। कोई जिंदा इंसान भी था जो 10 साल पुराने उस सच को हर कीमत पर दफन रखना चाहता था। और अब वो इंसान अर्जुन तक पहुंच चुका था। अर्जुन का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे उसकी धड़कनों की आवाज पूरे तहखाने में गूंज रही हो। चारों तरफ घना अंधेरा था। तभी उसे सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। हर कदम के साथ वो आवाज करीब आती जा रही थी। अर्जुन ने जल्दी से डायरी और फाइलें अपने बैग में डाल ली और कमरे के कोने में छिप गया। कुछ सेकंड बाद टॉर्च की तेज रोशनी तहखाने में घूमने लगी। कोई उसे ढूंढ रहा था। अर्जुन सांस तक रोक कर खड़ा रहा। तभी उसे उस आदमी की आवाज सुनाई दी, मुझे पता है तुम यही हो। यह आवाज सुनते ही अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो आवाज उसी मशहूर कारोबारी की थी जिसकी तस्वीर उसे डायरी में मिली थी। अब सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लगा था। रोहित ने जिन लोगों का राज खोजा था उनमें वही आदमी शामिल था और शायद उसी राज की वजह से रोहित की जान गई थी। लेकिन तभी अचानक ऊपर कहीं बिजली कड़की। उसी पल तहखाने की पुरानी वायरिंग में करंट आया और एक बल्ब टिमटिमाकर जल उठा। बल्ब की रोशनी में अर्जुन ने देखा कि दीवार के पीछे एक और छोटा कमरा था। वो तुरंत उसकी तरफ भागा। कमरे के अंदर एक पुराना कंप्यूटर रखा था। आश्चर्य की बात यह थी कि वो अभी भी काम कर रहा था। स्क्रीन पर एक फोल्डर खुला हुआ था, फाइनल एविडेंस। अर्जुन ने फाइल खोली। उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी। पहली वीडियो शुरू हुई। स्क्रीन पर रोहित दिखाई दिया। उसका चेहरा डरा हुआ था। उसने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मुझे मारने की योजना कई महीने पहले बनाई गई थी। मैंने कुछ ऐसे दस्तावेज खोज लिए थे जो करोड़ों की धोखाधड़ी, जमीन कब्जाने और कई लोगों की मौत से जुड़े थे। मैं पुलिस तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन उन्होंने मुझे रोक दिया। अर्जुन की आंखें फैल गई। वीडियो में आगे उन लोगों के नाम और सबूत थे। सब कुछ रिकॉर्ड किया गया था। तभी पीछे से आवाज आई, कंप्यूटर बंद कर दो। अर्जुन पलटा। वही कारोबारी बंदूक लेकर खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों थे। उसने कहा, रोहित ने अपनी मौत से पहले बहुत बड़ी गलती की थी। अब तुम वही गलती कर रहे हो। अर्जुन समझ गया
कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तभी अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन चमक उठी। रात के ठीक 3 बजे थे। फिर वही कॉल आया, रोहित कॉलिंग। पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए खामोश हो गया। कारोबारी भी स्क्रीन को घूरने लगा। अर्जुन ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उसी क्षण कंप्यूटर अपने आप चलने लगा। स्क्रीन पर एक नई वीडियो खुल गई। ये वीडियो उसी रात की थी जब रोहित की मौत हुई थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे कुछ लोगों ने उसकी कार के ब्रेक खराब किए थे, और उनमें सबसे आगे वही कारोबारी खड़ा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि अब सब खत्म हो चुका है। अगले ही पल बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगी। दरअसल रोहित ने मरने से पहले सारी रिकॉर्डिंग्स एक ऑटोमेटिक सिस्टम में सेव कर दी थी। जैसे ही कोई फाइनल एविडेंस फाइल खोलता, सबूत सीधे पुलिस सर्वर पर भेज दिए जाते। कुछ ही मिनटों में पुलिस तहखाने में पहुंच गई। वर्षों पुराना राज आखिर दुनिया के सामने आ चुका था। कारोबारी और उसके साथी गिरफ्तार कर लिए गए। रोहित की मौत को आधिकारिक तौर पर हत्या घोषित किया गया। 10 साल बाद उसे न्याय मिल चुका था। मामला खत्म होने के बाद अर्जुन अपने घर लौट आया, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी था। हर रात 3 बजे आने वाली कॉल आखिर किसने की थी? कुछ दिनों बाद उसने रोहित का पुराना फोन दोबारा देखा। उसमें आखिरी रिकॉर्डेड मैसेज था, सच को दफनाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। शायद ये कोई तकनीकी व्यवस्था थी। शायद रोहित ने सब पहले से प्लान किया था, या शायद सचमुच उसका दोस्त उसे न्याय दिलाने वापस आया था। इसका जवाब उसे कभी नहीं मिला, लेकिन एक बात जरूर हुई। उस रात के बाद ठीक 3 बजे कभी कोई कॉल नहीं आया, जैसे किसी अधूरी कहानी को आखिरकार उसका अंत मिल गया हो। और आज भी जब रात के 3 बजते हैं और अचानक किसी का फोन बज उठता है, तो अर्जुन को रोहित की वो आखिरी कॉल याद आ जाती है। क्योंकि कुछ रहस्य सुलझ तो जाते हैं, लेकिन उनका डर हमेशा जिंदा रहता है। अगर आपको ये रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानी पसंद आई हो, तो एक छोटा सा काम जरूर कीजिए। दो स्टोरीज हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार जब रात के 3 बजे कोई फोन बजेगा, हो सकता है उसके पीछे छिपा रहस्य आज की कहानी से भी ज्यादा खौफनाक हो। याद रखिए, कुछ कॉल्स मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ कॉल्स ऐसी होती हैं जिन्हें उठाने के बाद जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती।